नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एमपी टेट, एमपी सेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की हमारी जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी की क्लास चल रही है। वहां पे आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का वहां पे नोट्स भी दिया जा रहा है, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि इकोनॉमिक्स के नोट्स के साथ या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक और साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कम समय में बेहतर ढंग से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और वैलिडिटी आपको आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स एक बार आप एडमिशन लेंगे तो आप हमारे साथ तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, एमपी टेट, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर का बैच अलग है। आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग बैच है और सारे बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। तो एडमिशन दोस्तों स्टार्ट है। एडमिशन दो तरीके से आप ले सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। सॉरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो वहां से डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चर की फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप मतलब फीस पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, अलग से आपको नोट चाहिए, तो सारी चीजें अलग से भी आपको मिल जाएंगी। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोग भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए भैया, आगे आइए प्रश्न की रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? रिकार्डो, ठीक है। रिकार्डो साहब क्या बोलते हैं? रिकार्डो साहब क्या कहते हैं कि लगान जो हो प्राप्त होता है भूमि की और मौलिक अविनाशी शक्तियों के कारण होता है। भूमि की उर्वरता जो होती है वो अलग अलग होती है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक होती है उसे हम क्या बोलते, जो भूमि ज्यादा उर्वरक होती है वो ज्यादा लगान देती है, और जो भूमि कम उर्वरक होती है वो कम लगान देती है। एक होती है सीमांत भूमि, ठीक है, सीमांत भूमि। सीमांत भूमि क्या होता है? ये उपजाऊ नहीं होता है, तो इस वजह से ये लगान नहीं देता है। और ये दूसरा होता है अधिसीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि तो ये क्या करता है? ये लगान देता है, क्योंकि ये उपजाऊ होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि लगान उत्पादन की लागत के ऊपर क्या होता है? एक शुद्ध अतिरेक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% यहाँ पे
राइट होने वाला है। तो रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो लगान होता है उत्पादन की लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पेरेटो अनुकूलतम की आधारभूत अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? पेरेटो अनुकूलतम, जब आप कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे पहला या दूसरा कॉन्सेप्ट ही आप पढ़ते हैं पेरेटो अनुकूलतम। तो पेरेटो से आप क्या कहते हैं कि एक के कल्याण में कमी किए बिना दूसरे के कल्याण में वृद्धि नहीं की जा सकती। इट मीन्स एक को हानि पहुंचाएंगे तभी दूसरे को हम क्या करेंगे? लाभ पहुंचाएंगे। फिर इसके जस्ट बाद सीटोवस्की साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, हम पहले को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे और दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अगर जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि पेरेटो अनुकूलतम की आधारभूत अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? चलिए भैया बताइए। बढ़िया सा प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। क्यों ए बोल रहे हैं सर? बहुत अच्छे राजन सिंह जी, बहुत अच्छे। और कोई? ठीक है, तो एक उत्तर केवल अभी तक ठीक आ गया है, वो है राजन सिंह जी का। और वो कहते हैं कि उपभोक्ता उपयोगिता को अधिकतम करता है। बिल्कुल ठीक है। तो पेरेटो अनुकूलता की अगर जो अवधारणाओं को आप पढ़ेंगे, उनकी मान्यताओं को पढ़ेंगे, तो वहां पे आएगा कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो अपने उपयोगिता को अधिकतम करता है और उत्पादन साधन और उत्पादन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। केवल दो उत्पादन के साधन होने चाहिए? नहीं भैया, उत्पादन के केवल दो साधन की बात नहीं करते हैं, और उत्पादन के बाह्य में विविधताएं पाई जाती है इसकी भी बात नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा सर वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 4। दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग का गलत हुआ है, फिर आज के बाद कभी गलत ना करिएगा। तो पेरेटो अनुकूलतम क्या कहता है कि एक के लाभ में कमी किए बिना दूसरे के लाभ में हम वृद्धि नहीं कर सकते हैं, और इसकी आधारभूत अवधारणा यह है कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है और उत्पादन साधन एवं उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक द्विक्षेत्रीय केन्स के मॉडल में जिसमें उपभोग आय पर निर्भर करता है तथा निवेश स्वतंत्र होता है, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? आज के सेशन में कुछ प्रश्न आपको थोड़े कठिन देखने को मिल सकते हैं, कुछ प्रश्न थोड़े से आसान देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत संतुलित सेशन है, बहुत मजा आने वाला है। इसी प्रकार के प्रश्न पत्र आपके बनते हैं, जैसे कुछ आसान प्रश्न होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो आज ये तीनों लेवल कवर किया जाएगा इस सेशन के माध्यम से। चलिए बताइए भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जितने लोग भी जुड़े हैं कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? सभी लोग जा रहे हैं। अच्छा भैया, चलिए देखिए। एक द्विक्षेत्रीय केन्स के मॉडल में जिसमें उपभोग जो होता है आय पर निर्भर होता है तथा निवेश जो होता है वो स्वतंत्र होता है। अगर जो हम क्या करेंगे, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि करेंगे तो आय में वृद्धि के साथ साथ क्या होगा? बचत में भी वृद्धि होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? ये द्विक्षेत्रीय मॉडल की बात कर रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग वहां से कनेक्ट करने लगेंगे कि ये सर ये तो करते हैं कि उपभोग इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू उपभोग प्लस बचत होता है, तो जो बचत होता है उसी को ये सेविंग बताते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि एक द्विक्षेत्रीय केन्स के मॉडल में जिसमें उपभोग जो होता है वो आय पर निर्भर करता है तथा जो निवेश होता है वो स्वतंत्र होता है। यहाँ पे इन्होंने निवेश को क्या माना है? स्वतंत्र माना है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है, जब अगर जो बचत बढ़ेगा तो आपकी आय में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ बचत में भी वृद्धि होने वाली है। तो सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब बचत बढ़ेगा ना तो उत्पादन में
वृद्धि देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि निवेश बढ़ेगा, है ना। बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। इसमें द्विक्षेत्रीय मॉडल में ये कहते हैं कि जब आप बचत करेंगे, बात को ध्यान से समझिए, ये द्विक्षेत्रीय एक केस का आता है, मुझे पता है। ये द्विक्षेत्रीय मॉडल में ये कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के बचत में वृद्धि होगी ना, तो भविष्य में चल करके ये निवेश क्षमता इनकी बढ़ेगी। और जब बचत करेंगे तो निवेश जब बढ़ेगा तो निवेश में वृद्धि के कारण क्या होगा? अधिक उत्पादन होगा। और जब अधिक उत्पादन होगा तब जाकर के क्या होगा? आय में वृद्धि होगा। और जब आय में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि बचत में भी वृद्धि होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, आराम से करिए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? 4, 1, 2, 3 सभी लोग यही बोल रहे हैं। ठीक है, 4 कॉल्डोर हिक्स की बात करें तो क्षतिपूर्ति कसौटी, हाँ ठीक बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्गर्सन सैम्यूल्सन की बात करें तो ये सामाजिक कल्याण फलन की बात करते हैं। एरो साहब की बात करें तो ये बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की बात बोलते हैं। और फ्रीडमैन की बात करें, एक सेकेंड रुक जाइए, एरो साहब किसकी बात करते हैं? एक सेकेंड रुक जाइएगा, गलती हो रही है, गलती हो रही है, गलती हो रही है। एरो साहब जो है वो संभाव्यता प्रमेय की बात करते हैं ना, तो सी का तो 3 होगा ना, सी का 3 होगा। ठीक है, और मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें तो ये बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की बात बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 4, 1, 4, 1, 3 और 2 होना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। कल्याण कार्डोर और हिक्स की बात करें तो ये क्षतिपूर्ति कटौती की बात करते हैं। जब आप पैरेटो को पढ़ते हैं तो उन्हीं के बाद इनको पढ़ते हैं। फिर वर्गर्सन सैम्यूल्सन साहब हैं, ये सामाजिक कल्याण की बात बोलते हैं। एरो साहब संभाव्य प्रमेय की बात करते हैं और फ्रीडमैन साहब सामाजिक कल्याण फलन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 4, 1, 3 और 2 होना चाहिए, न कि 4, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जो लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा स्टॉक की वृद्धि दर में वृद्धि से क्या होगा? फ्रीडमैन साहब क्या कहते हैं कि अगर जो मुद्रा स्टॉक में वृद्धि किया जाएगा तो इससे क्या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आराम से, थोड़ा सा धैर्य से फ्रीडमैन साहब को पढ़ना चाहिए। फ्रीडमैन साहब को अगर जो पढ़े होंगे तो आप ठीक तरीके से करेंगे, सीधी सा कॉन्सेप्ट है। चलो क्या उत्तर आ रहा है भाई? आपका नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई? तो सी भी बता रहे हैं। थोड़े से कठिन प्रश्न आते हैं तो आप लोगों के उत्तर क्यों इतने स्लो आने लगते हैं, है ना। करिए ना इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? अच्छा, डी बोल रहे हैं सभी लोग। तो अब जितने लोग भी डी बोल रहे हैं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा स्टॉक की वृद्धि दर, मुद्रा स्टॉक की वृद्धि दर में अगर जो वृद्धि हो रहा है तो पहले क्या होगा? अवास्तविक ब्याज दर में कमी आएगी, अर्थात घटेगी, और स्फीति तथा उत्पादन वृद्धि की दरें जो होंगी वो बढ़ेंगी, और अंततः स्फीति दर तथा ब्याज की अवास्तविक दर दोनों में क्या आ जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अब इसके लिए फ्रीडमैन साहब को ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक तरीके से फ्रीडमैन को नहीं पढ़ेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा, हितैषी स्फीति पद क्या बताता है? चलिए बताइए। हित वो मुद्रा स्टॉक के संदर्भ में यूज किया है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि हितैषी स्फीति क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर जी ये भी प्रश्न बनता है क्या? तो जरूर बनता है सर।
बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी बी बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे, है ना? ठीक है। तो हितैषी स्थिति का मतलब ये होता है कि मुद्रा स्थिति जो होता है ना, वो मध्यम गति से होता है। ठीक है। अर्थात जो महंगाई होती है, महंगाई जो होती है, ये क्या होती है कि मध्यम गति से आगे बढ़ती है। और अगर जो अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग मांग कर रहे हैं वस्तुओं की। और अगर जो वस्तुओं की मांग हो रही है, तो वस्तुओं की पूर्ति भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था क्रियाशील है। आपको अगर जो मध्यम गति से महंगाई बढ़ेगी, तो आपको ये लगेगा कि आप अमीर हो रहे हैं। और जब आपको ये लगेगा कि आप अमीर हो रहे हैं, तब आप वस्तुओं की मांग करेंगे। और जब वस्तुओं की आप मांग करेंगे, तो पूर्ति भी होगा। तो मांग व पूर्ति क्रियाशील होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि मध्यम गति से जो महंगाई बढ़ती है, वो अर्थव्यवस्था के लिए सही होती है। इसलिए सही होती है कि मांग व पूर्ति क्रियाशील होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि मुक्त व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। अब आपको याद आना चाहिए कि मुक्त व्यापार के पक्ष में कौन कौन से अर्थशास्त्री थे। चलिए एक दो मैं बता दे रहा हूँ। एक हमारे एडम स्मिथ साहब हो गए, ठीक है, एडम स्मिथ साहब हो गए। दूसरे कौन हो गए? दूसरे हमारे डेविड रिकार्डो साहब हो गए। ठीक है। अब दो नाम आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो दो नाम आप मुझे बता दीजिएगा। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है कि आयात और निर्यात पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार कोई भी आयातित या निर्यातित वस्तु पे प्रशुल्क नहीं लगाएगी, अर्थात कर नहीं लगाएगी। और ना ही सरकार कोई कोटा निर्धारित करेगी। जो व्यापार होगा वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होगा। तो बताइए सर क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई बी के अलावा और कोई? सभी लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं। सभी लोग क्या हो गए? गलत हो गए। और जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है कि मुक्त व्यापार से क्या होता है? मुक्त व्यापार उत्पादन, आय एवं रोजगार को अधिकतम करता है। जाहिर सी बात है कि अगर जो हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को विश्व बाजार में बेचने में सफल हो जाएंगे, तो विश्व बाजार तो बहुत बड़ा मार्केट है ना, वहां पे तो कितनी कितनी बड़ी जनसंख्या वहां पे है। तो भैया एक हमें बहुत बड़ा बाजार मिल जा रहा है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा और उनके आय में भी वृद्धि होगी। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक होने वाला। आगे देखिए, मुक्त व्यापार एकाधिकार को रोकता है। एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों। विश्व में कितने देश हैं? लगभग 200 के आसपास हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक देश एकाधिकारी नहीं होगा। ठीक है भैया, आप आइए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, भले से आप अपने देश में एकाधिकारी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आएंगे तो वहां पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मुक्त व्यवसाय घरेलू उद्योगों को संरक्षण देता है? नहीं सर, घरेलू उद्योगों को संरक्षण नहीं देता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां आकर के आपके देश में वस्तुएं बेचती हैं। तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को विदेशी उद्योग से क्या करना पड़ेगा? कंपटीट करना पड़ेगा। इनको कोई संरक्षण नहीं मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रच्छन्न अल्प रोजगार उस परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जब, देखिए इतने महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे प्रश्न आ रहे हैं ना कि मजा आ जाएगा। बस आप इंजॉय करिए। जब भी आप सेशन को ज्वाइन करिए ना, तो इस भाव से ना बैठिए कि हम पढ़ रहे हैं, इस भाव से बैठिए कि क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स जिंदगी में इतना पढ़े हैं। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न आएगा, कुछ प्रश्न नहीं आएगा। तो आएगा उसके लिए ठीक है, उसके लिए आप
क्या करिए, जो प्रश्न आ रहे हैं वो अच्छी बात है आपके लिए, और जो प्रश्न नहीं है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए, उसको सीखने का प्रयास करिए। दैट्स इट, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर कि प्रच्छन्न अल्प रोजगार उस परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जब, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये बोल रहे हैं सर, तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि लोग पूर्णकालिक आधार पर व्यवसाय करते हुए लगते हैं, जबकि उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए पूर्णकाल से कम समय अवधि आवश्यक होती है। बात वही है भैया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी ये सामान्यतः कहाँ पे देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उनके उद्योग में, उनके उत्पादन में लगे रहने या न लगे रहने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लोग पूर्णकालिक आधार पर व्यवसाय करते हुए लगते हैं, जबकि उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए पूर्ण काल से कम समय अवधि आवश्यक होता है। मतलब ये सेवाएं जितनी देते हैं उतनी सेवाओं की जरूरत नहीं होती है। तो अगर जो आप आइडियल स्टूडेंट हैं तो आप बहुत आराम से इसका उत्तर कर पाएंगे। अगला प्रश्न कि फाइव रानिस मॉडल, रेनिस होना चाहिए, फाइव रेनिस मॉडल निम्नलिखित में से किस एक की व्याख्या करता है? चलिए भैया बता दीजिए। चलिए बिल्कुल ठीक है, रीता जी, वैभव सिंह जी, अफजल हसन जी, अर्चना जी, अमरेश यादव जी, अरुधति जी, सुनीता तिवारी जी, रुचि वर्मा जी, रीता जी, श्याम मिश्रा जी, आरिफा जी। चलिए, रत्नेश कुमार जी, सुमन शर्मा जी। चलिए बता दीजिए भैया। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग ये बोल रहे हैं, मतलब सबको आ रहा है क्या प्रश्न? भाई अगर जो आ रहा है तो अच्छी बात है ना? तो बिल्कुल ठीक है कि फाइव रेनिस मॉडल जो है वो व्याख्या करता है कृषि और औद्योगिक सेक्टर के बीच परस्पर संबंध को। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो कृषि है ना, जो कृषि है, यहाँ से क्या देखिए, क्या यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से कच्चे माल मिलेंगे, कच्चे माल मिलेंगे, और ये कच्चा माल कहाँ पे जाएगा? उद्योग में जाएगा। और कच्चे माल अगर जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होंगे तो हम इसको उद्योगों की तरफ मूव करा करके उत्पाद का स्तर जो होगा वो बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक देश आर्थिक विकास करेगा, उसके लिए बहुत जरूरी ये बात है कि कृषि हमारी ठीक हो और हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा आराम से, प्यार से और धैर्य से, ठीक है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में स्वतः ही वृद्धि सुनिश्चित नहीं करती है, ऐसा क्यों होता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अगर जो इकोनॉमिक्स ठीक तरीके से आप पढ़े तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा इस प्रश्न को करके। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए बता दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं भैया? हम्म, सभी लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सर, सीधी सी बात है, ये क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में स्वतः ही वृद्धि सुनिश्चित नहीं करता है। क्यों नहीं करता भैया? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय अपन देश की जनसंख्या। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उत्पादन का स्तर जो है वो केवल कुछ उद्योगपतियों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जाएगी अगर जो
उत्पादन के एक बड़े हिस्से पर अधिकार केवल क्या होगा, कुछ पूंजीपतियों का होगा, और बाकी जैसा कि हम भारत में देखते हैं ना कि हमारे टोटल राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ से आता है, कुछ बड़े उद्योगपतियों से आता है। बाकी गरीबी बेरोजगारी की भरमार पड़ी हुई है हमारे देश, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में स्वतः ही वृद्धि सुनिश्चित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आय के वितरण का पता नहीं होता है कि भैया गरीब का कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय आय में है कि अमीर का कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय आय में, ठीक है। उत्पादन का स्तर बेहतर करने में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आय का वितरण पता नहीं होता है, और आपको पता ही है कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी है, ठीक है। अगला जो है वो है कि समृद्धि दर का पता नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है, और यह औसतों की सीमाओं से प्रभावित होता है, बात ये भी ठीक है। तो वही औसतों की सीमा का मतलब क्या हो, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है, राष्ट्रीय आय अपन देश की कुल जनसंख्या, दैट्स इट। तो ये तीनों जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कल्याण को संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा, कल्याण को संख्यात्मक रूप में नहीं माप सकते। हम कहें कि आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, आप अच्छे पोषक पदार्थ ले रहे हैं, आप अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, आप अच्छा स्वास्थ्य ले रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषक पदार्थ को मुद्रा के रूप में आप माप सकते हैं क्या? मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं ना, छोटी सी बात। तो कभी भी आर्थिक कल्याण को या कभी भी मतलब आपके कल्याण को हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा कि लॉरेंज वक्र किसके बीच संबंध बताता है। अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए सर जी, एक लॉरेंज हुआ और दूसरा गिनी हुआ, ठीक है, एक लॉरेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक। ये क्या इंडिकेट करता है, आय में विषमताओं का मेजरमेंट करता है। क्या उत्तर आ रहा है भैया, ठीक है। लॉरेंज वक्र का अधिकतम मूल्य कितना होता है और न्यूनतम मूल्य कितना होता है, आप जरूर बताइएगा। अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य, ठीक है। अधिकतम कितना होता है भैया 100 और न्यूनतम कितना होता है 0, ठीक है। तो इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है आय में विषमता की माप करता है, और ये दोस्तों जनसंख्या समूह और उसके संगत आय अंशों की बात करता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम कितना होता है 100, न्यूनतम कितना होता है 0, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रों के आर्थिक विकास में परंपरागत समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। कितना प्यारा सा प्रश्न है, कितना मजेदार सा प्रश्न है ना। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप यही पढ़ रहे थे कि रोस्टो साहब ने एक देश के विकास के 5 चरण को बताया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें बताया कि अगर जो एक देश आर्थिक विकास कर रहा है तो उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला चरण उन्होंने यही बताया था परंपरागत समाज। परंपरागत समाज में क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था मंदी में है, ठीक है। अर्थव्यवस्था अभी मैं बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था मंदी में है, निवेश का स्तर बहुत कम है, लोगों को तकनीकी का ज्ञान है ही नहीं, लोगों के पास जो संसाधन है उसका वो ठीक तरीके से प्रयोग कर ही नहीं पा रहे। और दूसरा स्टेज क्या बताया था, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परंपरागत समाज के तरफ अग्रसर, और छठा अत्यधिक उपभोग। तो ये परंपरागत समाज की बात कर रहा है, तो ये पहली अवस्था की बात कर रहा है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है ना। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, पूछ रहा है विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता इसकी थी कि सीमित उत्पादन फलन है, मतलब हमारे पास अर्थव्यवस्था मंदी में इसलिए है, उत्पादन का स्तर कम इसलिए है क्योंकि हमारे पास उत्पादन के साधन बहुत कम है, ठीक है।
सरकारी हस्तक्षेप का न होना। नहीं भैया, सरकारी हस्तक्षेप का न होना। क्या बोल रहे हैं सभी लोग? सी बोल रहे हैं ना? हाँ, तो ठीक बोल रहे हैं कि सरकारी हस्तक्षेप का न होना। ना, ये सरकारी हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। न्यूटन से पहले का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी बात होती है, और कृषि गतिविधि की प्रधानता है और टेक्नोलॉजी की कमी है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में निम्न प्रति व्यक्ति आय की भी बात करते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय की भी बात करते हैं, ये प्रथम स्टेज में। तो जो लोग एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए होंगे ना, मैंने जब आर्थिक विकास आपको प्रारंभ किया था ना, तो 6ठे या 7वें क्लास में ही सविस्तार से मैंने रोस्टो साहब की इस थियरी को पढ़ाया था। और ये थियरी देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन मैंने इसको लगभग 55 मिनट की क्लास पढ़ाई थी रोस्टो साहब की इस अवस्थाओं को, आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं को। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा कि, तो देखिए दोस्तों, चलिए बताइए, प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः निम्नलिखित में से किस एक में से है? यार, ये कहां से बच्चों वाला प्रश्न आ गया? ये प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए। ये प्रश्न आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है कि शून्य होती है, 0 होती है? कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन ए हो गया और ये हो गया बी। तो ये बता दीजिए सर आप कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः हम कृषि में तो देखते हैं, और इसमें क्या होता है कि कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो उत्पादन में संलग्न तो होते हैं, लेकिन उत्पादन में लगे रहने या न लगे रहने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक महानुभाव मोहन है, मोहन के पास क्या है? 2 एकड़ की जमीन है। 2 एकड़ की जमीन है, तो मोहन 2 एकड़ की जमीन पर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और 2 क्विंटल जो है वो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। अब मोहन की शादी हो गई, मोहन के 2 बच्चे हो गए। ठीक है, 2 बच्चे हो गए, तो अब कितने लोग हो गए? पहले ये अकेले थे, 1 लोग थे, अब इनके 2 बच्चे हो गए, तो अब 3 लोग मिलके इसी भूमि पे 2 एकड़ भूमि पे उत्पादन करेंगे, तो अभी भी 2 क्विंटल ही गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि इस भूमि की उत्पादक क्षमता जो है वो स्थिर है। तो इनके 2 बच्चे जो लगे हैं ना, वो ऐसा नहीं है, उनको ये लगेगा कि चलो हम पिताजी के कार्यों में हाथ बता रहे हैं, हमको रोजगार मिला है, लेकिन इनके लगे रहने या न लगे रहने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों कि कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है ना? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्लास जो होती है शाम को 7 बजे होती है। क्लास जो होती है वो शाम को 7 बजे ऑब्जेक्टिव की होती है, और थियरी की क्लास दोपहर में 1 बजे। क्या उत्तर होगा भाई? हाँ, तो शून्य होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है, बहुत आसान सा है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग कर आय की असमानता का मापन किया जा सकता है? चलिए बताइए भाई। और सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? चलिए, क्यों इतनी कम है लाइक और शेयर की संख्या? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, आय की असमानता को के मापन करने का ये 2 विधियां हैं। इसका अधिकतम मान क्या होता है? 100, और न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है, सबको पता होगा। अगला, जनांकिकीय लाभांश किस आयु वर्ग की जनसंख्या वृद्धि को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, बढ़िया था प्रश्न। जनांकिकीय लाभांश, जनसंख्या पिरामिड पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे शिशु होता है। ठीक है, इनकी आयु कितनी होती है? 0 से लेकर के, शिशु नहीं, बच्चे होते हैं। शिशु का तो मेजरमेंट अलग होगा। यहाँ पे 0 से लेकर के 14 वर्ष के लोग होते हैं। ये क्या कर सकते हैं कि ये जोखिम भरे कल कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, मतलब जोखिम भरे कार्य ये नहीं कर सकते।
इन्हें कार्यशील जनसंख्या नहीं माना जाता। दूसरे स्थान पे आते हैं भैया वो लोग जो 15 से 64 वर्ष की उम्र में जी रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, अर्थात ये क्या कर रहे हैं कि ये कोई भी कार्य कर सकते हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा लीगल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं 64 प्लस वाले लोग। ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या बस ये वाली है, इनको और इनको हम क्या करते हैं? कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं 15 से 64 वर्ष के मध्य सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान से रख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी 14 से लेकर 64 तक देता है। ठीक है, तो अगर जो ऑप्शन में 15 से 64 दिया है और 14 से 64 दिया है तो ऐसी स्थिति में 15 से 64 ही क्लिक करेंगे। अगर जो 15 से 64 नहीं दिया है तब 14 से 64 आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि सही मायने में ये वाला उत्तर जो है वो राइट आंसर है कि 15 से लेकर के 64 वर्ष के मध्य की बात होती है। अगला प्रश्न, सामान्य प्रमुख स्थिति बेरोजगारी की गणना निम्नलिखित में से किस अवधि में के संदर्भ में की जाती है? ठीक है, बाजार में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि हमारे देश की बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है या किस तरीके से कम हो रही है, तो कितने कितने मेजरमेंट होते हैं कि कितनी कितनी अवधि की होती है? बताइए भैया, क्या उत्तर होगा? आसान सी बात है, कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा इस प्रश्न का उत्तर? कोई गलत नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी की गणना के का की 3 अवधि है। एक तो हम सप्ताह में करते हैं, एक सप्ताह में एक बार, दूसरा है एक महीने में एक बार और तीसरा है एक वर्ष में एक बार। ठीक है, तो 5 वर्ष में बेरोजगारी की गणना नहीं की जाती है। कभी आपने ऐसा पढ़ा है क्या कि 5 वर्षों में, मतलब अमूमन औसत निकाल के आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि 5 वर्ष में बेरोजगारी का स्तर कितना हुआ है। आपने पढ़ा होगा एक वर्ष में, एक माह में या एक सप्ताह में। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की गरीबी का पृथक पृथक आकलन करने में अग्रणीय हुए? बढ़िया सा प्रश्न है भाई, बता दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे मैं आपके सामने आता हूं तो आप क्या कर सकें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। क्या वो प्रश्न नहीं समझ में आया क्या? देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है वो 5 वर्ष में बेरोजगारी के आंकड़ों को इकट्ठा करता है, लेकिन जो 3 विधियां होती हैं वो यही होती हैं, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें क्या दिया है? एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, मैं बता कि ये क्या पूछ रहा है कि सामान्यतः प्रमुख स्थिति बेरोजगारी की गणना निम्नलिखित किस अवधि के संदर्भ में, सॉरी,
ये देखिए समय अवधि, मैंने थोड़ा सा क्या हुआ ना, मैंने इस बात को नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को यही बोल रहा था कि प्रचलित है, मतलब तीन जो है क्या बोलते हैं कि तीन अवधारणाएं प्रचलित है, मैं ये बार बार उसको पढ़ रहा था, मैं समयावधि की बात को नहीं पढ़ रहा था। तो समयावधि की अगर जो बात करेगा तो वही बात है भैया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है, ठीक है, ये 5 वर्ष में बेरोजगारी की के से संबंधित आंकड़े को क्या करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी ही होगा, वो समय अवधि की बात कर रहा है, जो तीन धारणाओं की आप लोग बात कर रहे हैं उसमें सामान्य, उसके बाद साप्ताहिक और दैनिक आता है, ठीक है। लेकिन यह समयावधि की बात पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है वो 5 वर्ष में एक बार क्या करता है कि गरीबी से संबंधित आंकड़े को इकट्ठा करता है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की गरीबी का पृथक पृथक आकलन करने में अग्रणीय है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर आप क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि वी एम दांडेकर तथा एन एन रथ, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में गरीबी व नगरीय क्षेत्रों की गरीबी का पृथक पृथक आकलन करने में अग्रणीय जो है वो दांडेकर साहब हैं और रथ साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को प्रारंभ किया गया था। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को प्रारंभ किया गया था। बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या क्यों इतनी कम है भाई। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई भाई, सभी लोग बी बोल रहे हैं। 2007-8 नहीं होगा क्या कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को प्रारंभ किया गया, 2007-8 में प्रारंभ किया गया था ना। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, गेहूं चावल दाल, ठीक है, इनकी उत्पादक क्षमता में आने वाले 5 वर्षों में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा ना, 2007 और 2008, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 2007 और 2008, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो आरंभ किया गया था वो 2007 और 8 में, और इसका उद्देश्य ये रखा था कि गेहूं चावल और दाल की उत्पादक क्षमता में क्या करना है, अगले आने वाले 5 वर्षों में वृद्धि करना है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काबवेब सिद्धांत निम्नलिखित अवस्थाओं की व्याख्या कर सकता है। चलिए भैया, काबवेब को और किस नाम से जानते हैं, मकड़ी जाल मॉडल, मकड़ी जाल मॉडल, ठीक है। बताइए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है कि काब वेब सिद्धांत, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मकड़ी जाल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और काब वेब सिद्धांत 3 अवस्थाओं की बात करता है, स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि काब वेब सिद्धांत, जिसे मकड़ी जाल मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं, ये 3 अवस्थाओं की बात करता है, स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन। ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथन किसका है कि ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। ऐसे प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्याज एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये बात किसने कही थी? किन्स साहब ने कही थी। ठीक है, चलिए, और यहीं पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग का पुरस्कार है, ये बात किसने कहा था? बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या कि ब्याज किस चीज का पुरस्कार है? कि मान लीजिए कि आप ये हैं, आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, ये मान लीजिए आप क्या हो गए? आप हो गए मोहन, ठीक है, और ये हो गए सोहन, ठीक है। तो सोहन ने आपसे कहा कि हमें क्या करिए, हमें आप 5 लाख रुपए उधार दीजिए। तो मोहन ने सोहन को कितना उधार दिया? 5 लाख रुपए उधार दे दिया, ठीक है, 5 लाख रुपए उधार दे दिया। कितने और कहा सोहन ने कि हम 1 वर्ष बाद लौटाएंगे। तो अगर जो 1 वर्ष बाद लौटाने के लिए इन्होंने कहा, इट मीन्स कि ये जो मोहन है ना, ये 1 वर्ष तक 5 लाख रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जो 5 लाख रुपए किसका है? मोहन का है। तो एक पूंजी ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। इस इट मीन्स ये है कि जब किसी को आप ऋण देते हैं तो उस जो आपके पास पैसा होता है, उस पैसे का उपयोग करने के लिए उपयोग करने में कुछ समय के लिए अपने आप को आप वंचित रखते हैं, तो इसी के प्रतिफल के रूप में आपको लाभ मिलता है, अर्थात ब्याज मिलता है। तो जितने लोग भी मार्शल साहब की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द सभी लोग का दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ठीक है। जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है वो कैसी वस्तुएं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए भैया। चलिए, और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ते रहे, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट भी दिए, नोट्स भी दिए जा रहे हैं। अगर जो नोट्स को बार बार आप वहाँ पे पढ़ते रहे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, टेस्ट को दीजिए, अपना इवेल्यूशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी टेट, एमपी सेट, यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच चल रहा है दोस्तों। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहां से नहीं परचेज कर सकते हैं तो सीधे दोस्तों आप जो आपकी फीस है 2500 रुपए, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अनार्थिक मतलब जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है वो अनार्थिक वस्तुएं होती हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता था कि आप क्या करेंगे कि इसका उदाहरण देंगे हमको कि सर किन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। तो हवा का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, पानी का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, हवा का कोई मूल्य नहीं है, पानी का कोई मूल्य नहीं है। तो ये क्या है? ये अनार्थिक वस्तुएं हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न कि मुद्रा बाजार का कार्यक्षेत्र होता है, बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से करिए। चलिए भैया, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, मैं 2 घंटे की क्लास आपके लिए ले रहा हूँ, फिर लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं? अच्छी बात नहीं है ना। फ्री का ज्ञान अच्छा नहीं होता है, एक लाइक शेयर कर देंगे तो आप फ्री का ज्ञान नहीं ले रहे हैं, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा बाजार का कार्यक्षेत्र है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मुद्रा बाजार में जो लेन देन होता है ना, ये कितने वर्ष के लिए होता है? लगभग लगभग 1 वर्ष के लिए होता है।
और 1 वर्ष के लिए अगर जो आप लेन देन कर रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो मुद्रा बाजार का जो कार्य क्षेत्र है अल्पकालिक ऋण होता है, मतलब मुद्रा बाजार के अंतर्गत परिसंपत्तियों का जो लेन देन होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्पकाल ऋण हो जाएगा। मध्यकालीन ऋण की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और दीर्घकालीन ऋण की बात करें तो 20 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। तो अल्पकालीन का मतलब 1 वर्ष, मध्यकालीन का मतलब 5 वर्ष और दीर्घकालीन का मतलब 20 वर्ष से ज्यादा। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत अच्छा सा है, आराम से करिएगा कि स्फीतिक दबाव के अंतर्गत घरेलू बचत पर क्या असर पड़ेगा। स्फीतिक दबाव अगर जो होगा, स्फीति मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है। स्फीति जो है ये अर्थशास्त्र की का शब्द है और आम बोलचाल भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। और महंगाई क्यों आती है? महंगाई क्यों आती है? क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलता है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि किस कारण से देखने को मिलता है? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो रीजन ये हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि आ जाएगी, तो मांग बढ़ेगा तो कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। या दूसरा ये हो सकता है कि जो कच्चे माल है या जो उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत में अगर जो वृद्धि हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर जो महंगाई आती है तो घरेलू बचत पर क्या असर पड़ेगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है भैया, कि अगर जो दाल महंगी होगी, अगर जो तेल महंगा होगा, अगर जो चीनी महंगा होगा, तो जो दाल आप 80 रुपए पर केजी में खरीद रहे थे, अब आप 100 रुपए पर केजी में खरीद रहे हैं, तो 20 रुपए क्या हुआ कि जो आपकी बचत थी वो कम हो गई। जो तेल 1 लीटर 100 रुपए का मिलता था, अब 170 रुपए का खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो 70 रुपए आप बचत कर सकते थे वो अब आप बचत नहीं कर पाएंगे। सिलेंडर हो गया, पहले 450 रुपए 500 रुपए का मिलता था, अब 1200 रुपए का मिलने लगा, इसका मतलब कि 700 रुपए आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्फीतिक दबाव के अंतर्गत घरेलू बचत में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, हाँ, कि मांग प्रेरित स्थिति हो सकती है। अब देखिए प्रश्न आसान है भाई। चलिए, मांग प्रेरित स्थिति हो सकती है, क्या उत्तर होगा सर? मांग प्रेरित स्थिति। मांग प्रेरित मांग प्रेरित स्थिति कब बढ़ती है? कब बढ़ती है? जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, जब आप वस्तुओं की मांग बढ़ाते हैं। और वस्तुओं की मांग आप कब बढ़ाते हैं? जब आपकी जनसंख्या में क्या होता है? वृद्धि होता है। पहले आप देखते थे कि गांव में क्या होते थे? 2 4 10 मकान होते थे और सब क्या होता था? कुछ लोगों का मकान झोपड़ी वाला होता था, कुछ लोगों का मकान क्या होता था? क्या होता था? खपड़ैल का हुआ करता था। अब सभी लोग पक्के मकान बना रहे हैं, सभी लोग पक्के मकान बना रहे हैं, तो सभी लोग सीमेंट की मांग कर रहे हैं, सभी लोग सरिया की मांग कर रहे हैं, सभी लोग ईंट की मांग कर रहे हैं। तो आज से 20 साल पहले जो सीमेंट आपको क्या होता था? 100 रुपए में एक बोरा सीमेंट 100 रुपए में मिल जाता था, 80 रुपए में मिल जाता था। अब वो 500 500 रुपए में मिल रहा है, 1000 रुपए में, है ना। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है, लोग ज्यादा निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो मांग प्रेरित स्थिति हो सकती है कब? उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि आप ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, इस कारण से आप ज्यादा मांग करेंगे, और ज्यादा मांग करेंगे तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, तो वस्तुओं का कीमत भी बढ़ेगा, और कीमत का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। अगला प्रश्न ये रहा कि गुणक व्यक्त करता है। गुणक क्या व्यक्त करता है भैया? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा?
चलिए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। और कोई महानुभाव? ठीक है, गुणक की बात कौन करता है? 4 बातें याद आनी चाहिए, त्वरक और गुणक। ठीक है, तो गुणक की सर्वप्रथम बात कौन करता है? चलिए, तो विनियोग और उपभोग में संबंध की बात करते हैं। बी बोल रहे हैं ना सभी लोग? ठीक है, तो क्या होता है कि विनियोग में होने वाली जो वृद्धि होती है वो प्रारंभिक आय से कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो विनियोग और उपभोग में संबंध को, ठीक है, उपभोग नहीं, आय होना चाहिए ना भाई। उपभोग कैसे होगा? आय होना चाहिए ना, सॉरी, यहाँ पे आय होना चाहिए ना। विनियोग और आय के संबंध को ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि विनियोग में होने वाली वृद्धि प्रारंभिक आय में कई गुना वृद्धि लाती है। विनियोग में होने वाली वृद्धि प्रारंभिक आय में कई गुना वृद्धि लाती है। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विनियोग और आय की बात होती है। किसने दिया था? कोई बताया नहीं भाई। यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा किसे कहते हैं? यथार्थ मूल्य युक्त, हाँ, यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा को कहते हैं। क्या उत्तर होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा भाई, सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा? ए होगा, क्योंकि विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि से आय में वृद्धि होती है। इस बात को समझिएगा। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, अरे भाई ये डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई की बात करते हैं ना। ठीक है, छोटी सी बात है, अगर जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये विनियोग, ये क्या है? ये आय है, और ये क्या है? विनियोग है। ठीक है, ये आय है और ये विनियोग है, इसी को तो इंडिकेट करता है। अगला, वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए। यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा को क्या बोलते हैं? आप क्या बोलेंगे सर? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं महानुभाव, सभी के सभी लोग क्या हो गए? गलत हो गए। और जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी के सभी लोग यहाँ पे क्या हो गए? सही हो गए, है ना। पदार्थ मुद्रा बोलते हैं, यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा को हम लोग पदार्थ मुद्रा बोलते हैं। और इस मुद्रा की खासियत क्या होती है कि इसका आंतरिक मूल्य, आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होता है। आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होता है। सपोज दैट 5 रुपए के सिक्के में जितनी, मान लीजिए कि 5 रुपए का सिक्का जो है, अगर जो तांबे से बनाया गया है, ठीक है, तो अगर जो 5 रुपए के सिक्के को पिघलाएंगे भी तो 5 रुपए के बराबर ही ये तांबे को देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। यही कारण है दोस्तों कि जैसे पहले आप देखते होंगे कि 2 रुपए के सिक्के बहुत भारी आते थे, या 1 रुपए के सिक्के बहुत मोटे आते थे। आपने देखा होगा, बचपन में आपने देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लेड बनाने वाली कंपनियां थी ना, वो इन सिक्कों का प्रयोग करके एक सिक्के से क्या करती थी ना, कि कम से कम 5 ब्लेड बना देती थी। 5 ब्लेड बना देती थी, अर्थात जो पत्ती आप घर में यूज करते। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये देखा कि भाई ये सिक्के का प्रयोग करके, इस सिक्के का मूल्य कितना है? 1 रुपया है, और ये पिघला करके ब्लेड बना करके इसको 5 रुपए के बराबर कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 1 रुपए की जो साइज है वो छोटी कर दी। ठीक है, और अब देखिए सिक्कों की साइज और छोटी होती जा रही है। तो उसके पीछे यही रीजन है। तो जितने लोग भी पी बोल रहे हैं पदार्थ मुद्रा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न कि इरविन फिशर के अनुसार मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, P इज इक्वल टू एम भी प्लस एम डैश और भी डैश। एम डैश क्या है, भी डैश क्या है, कमेंट करके। ये मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि फिशर साहब के इस समीकरण को भी आप जान लीजिए, नहीं तो कई लोग कहेंगे सर जी आप कितनी बार बताए हैं एम भी इज इक्वल टू पी टी होता है, एम भी इज इक्वल टू पी टी होता है, ठीक है, और बाद में उन्होंने जब अपना समीकरण को संशोधित किया तब एम डैश और भी डैश को सम्मिलित कर दिया, एम डैश और भी डैश को सम्मिलित किया। तो आप या तो इसको पढ़ लेते हैं या तो इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर जो यही क्या दे देगा, यही क्या दे देगा, अगर जो P इज इक्वल टू एम भी प्लस एम डैश भी डैश, तो आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है क्या आप आंटी, ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा पक्षांतर कर दिया गया है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एम भी प्लस एम डैश प्लस बी डैश, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, याद आया? एरविन फिशर साहब ने समीकरण किस पुस्तक में दिया था, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एम क्या इंडिकेट करता है, एम मुद्रा की पूर्ति को इंडिकेट करता है, वी क्या करता है, मुद्रा के चलन वेग को इंडिकेट करता है, पी इंडिकेट क्या करता है, एम भी इज इक्वल टू पी टी। पी क्या इंडिकेट करता है, पी क्या इंडिकेट करता है, वस्तुओं और सेवाओं पे किया गया व्यय को इंडिकेट करता है। टी इंडिकेट क्या करता है, सॉरी पी क्या इंडिकेट करता है, मूल्य को, पी मूल्य को इंडिकेट करता है, टी क्या इंडिकेट करता है, वस्तुओं और सेवाओं पे किए गए व्यय को, और एम डैश क्या इंडिकेट करता है भैया, ये साख मुद्रा को इंडिकेट करता है, क्या साख मुद्रा को इंडिकेट करता है, और वी डैश क्या साख मुद्रा की चलन गति को इंडिकेट करता है, वी डैश चलन गति को इंडिकेट करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो एम जो है मुद्रा की पूर्ति को, वी जो है ये मुद्रा की चलन गति को अर्थात वेग को, और एम डैश जो है वो साख मुद्रा, और वी डैश जो है वो क्या करता है, वी डैश जो है वो साख मुद्रा की चलन गति को इंडिकेट करता है, पी जो है मूल्य को, और टी जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के व्यय को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा आराम से थोड़ा सा प्यार इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिए कि मुद्रा की वस्तु के लिए अधिक मांग सीमित पूर्ति होने पर सृजित होती है। कितनी अच्छी सी बात है, कितनी प्यारी सी बात है, ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, और सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, आप लाइक क्यों नहीं करते हैं? 2 घंटे की क्लास में आपके लिए ही तो ले रहा हूं ना, फिर आप लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं, है ना? लाइक शेयर कृपया करके किया करिए। चलिए कि मुद्रा की वस्तु के लिए अधिक मांग सीमित पूर्ति रहने पर सृजित करती है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आज के सेशन में, मजा आ रहा है, बहुत मजा आना चाहिए, है ना? चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग भी बोल रहे हैं मांग प्रवृत्त स्थिति, बिल्कुल ठीक है भैया, कि मुद्रा की वस्तु के लिए अधिक मांग सीमित पूर्ति होने पर सृजित होती है मांग प्रवृत्त स्थिति। इसका मतलब क्या होता है कि वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा है, वस्तुओं की मांग ज्यादा है और वस्तुओं की पूर्ति कम है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति कम होगी तो अर्थव्यवस्था में क्या होंगे कि वस्तु जब कम होगी तो कम वस्तु होगी तो कीमत उसके जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएंगे, और कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। किसी की बात कौन करता है, किन्स साहब करते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की बात। अगला कि केन्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है। चलिए
बताइए भाई। सक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एप्लीकेशन पे जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, 1 बजे से क्लास आपकी प्रारंभ हो रही है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। डी बोल रहे हैं सभी लोग, अच्छी बात। सॉरी, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि लेन देन एवं तथा पूर्वोपाय उद्देश्य से, ठीक है? तो केन्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है लेन देन या पूर्वोपाय उद्देश्य से। अगला प्रश्न, विश्व बैंक को इस नाम से भी जानते हैं। विश्व बैंक को और किस नाम से जानते हैं? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? 1945 में, ठीक है? 1945 में। कार्य करना कब शुरू किया? 1947 में, ठीक है? 2 वर्ष बाद। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और विश्व बैंक की बात करें तो इनकी स्थापना कब होती है? 1945 में। कार्य करना कब शुरू करते हैं? कार्य करना सब कब शुरू करते हैं? ये ठीक 1 वर्ष बाद, अर्थात 45 में स्थापना होती है, 46 में क्या होता है इसका ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है? क्या उत्तर आएगा भाई? IBRD की बात बोल रहे हैं, IBRD की बात बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे है IBRD, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? तो ये इसे क्या बोलते हैं? विश्व की जुड़वा संस्थाएं भी इसे बोला जाता है, ठीक है? इसे जुड़वा संस्थाएं भी बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों की स्थापना यही 45 में होती है। अगला प्रश्न, 44 में ब्रेटन वुड्स आया था, ठीक है? तो इस वजह से 44 नहीं 45 होगा। 44 जहां पे ब्रेटन वुड्स की बात होगी वहां पे आप 44 करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये घरेलू मुद्रा और एक बाह्य मुद्रा के बीच विनिमय दर बराबर होता है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है? बिल्कुल बी बोल रहे हैं सर सभी लोग। अच्छा भैया, ठीक है। अगर जो आप बी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, है ना? कि घरेलू मुद्रा और एक बाह्य मुद्रा के बीच विनिमय दर बराबर होता है। विदेशी चलन मुद्रा की एक इकाई का आंतरिक मूल्य चलन मुद्रा में, तो जितने बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और विनिमय दर होता क्या है? विनिमय दर वह दर होता है जिस पर एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ क्या किया जाता है? विनिमय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, वणिकवादी आ गए। वणिकवादी कब थे भैया? 16वीं शताब्दी में, ठीक है? उसके इन्हीं के बाद हमारे आते हैं कौन? एडम स्मिथ साहब। और इन्होंने अर्थशास्त्र की क्या कर दिया? दिशा और दशा दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है? इन्होंने ही अर्थशास्त्र की दिशा और दशा दोनों को चेंज कर दिया। ये जो थे वणिकवादी, वो इनका भी फंडा ठीक था, लेकिन ये मौद्रिक क्रिया में बहुत ज्यादा वो विश्वास नहीं करते। इनका ये कहना था कि भैया हमारे पास सोना रहे, बस हम सोना अपने पास रखे रहें और सब ठीक है। जैसे मारवाड़ियों को आप देखेंगे कि वो पैसा अभी भी कमाते हैं ना, तो जितना कमाते हैं उसके 90% का वो सोना खरीद के रखते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वणिकवादियों की बात हो रही है। इस 16वीं शताब्दी में थे, 17वीं शताब्दी में ये थे। तो इनका ये कहना था कि ये स्वतंत्र व्यापार नहीं होना चाहिए, ठीक है? अर्थात सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। वे आयातों की अपेक्षा निर्यातों का अधिक समर्थन करते थे और संपत्ति का मापदंड स्वर्ण भंडार मानते थे। मतलब उनका ये कहना था
कि भैया हम जो बहुमूल्य धातु है ना उसको अपने पास रखेंगे, अर्थात स्वर्ण भंडार मानते थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल्यह्रास से आयात होते हैं। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है सर, बताएंगे? मूल्यह्रास में क्या होता है? देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य गिर जाता है। देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बाह्य मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य अगर जो कम हो जाएगा तो हमारे आयात जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? अधिक महंगे हो जाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए कि 80 रुपए में किसी एक यूनिट का आयात कर रहे थे, अब क्या हुआ, बाह्य मूल्य में कमी आ गई, तो अब हम 100 रुपए में एक यूनिट का आयात करेंगे। तो इजी सी बात है, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, सफलता पानी है तो त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ मिला नहीं है। 1% लोग होते हैं जो बिना त्याग किए कुछ पा भी जाते हैं, लेकिन बिना त्याग किए अगर जो कुछ वो पा गए तो वो स्टेटस, वो स्थिति उनकी बहुत कम समय की होती है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं ना, जितना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जिंदगी में आप और उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जब सफल हो जाएंगे तो आपको ऐसा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम टीचर बन जाएंगे तो जिंदगी हमारी यहीं तक सीमित रह जाए। अभी आपके सामने क्या दिख रहा है? अभी आपके सामने ये दिख रहा है कि हमको टीचर बनना है। जब आप टीचर बन जाएंगे ना तो बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि आप करोड़ों में क्या कर सकते हैं कि बिजनेस कर सकते हैं या कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं कि जिससे आपको बहुत ख्याति मिले। क्योंकि जितना वर्तमान में हम लोग जिस स्टेज पे हम लोग रहते हैं ना, उस स्टेज में हम लोग की थिंकिंग बहुत छोटी होती है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोच पाते। लेकिन जैसे-जैसे आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं, जैसे-जैसे अचीवमेंट मिलते चला जाता है, वैसे-वैसे चीज़ें ज़िंदगी में बहुत बढ़ने लगती है ना? तो कभी भी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि यार एक टीचर के लिए इतना संघर्ष है। ये तो बस शुरुआत की बात है, उसके आगे तो पूरी ज़िंदगी के लिए, है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से हम किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपका उत्तर क्या आ रहा है भैया? सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर गलत है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, इसको हम पूंजी बाजार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है इसे हम पूंजी बाजार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते। अगला प्रश्न, कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? हम्म, क्या उत्तर होगा? मुलायम सिंह जी के बारे में मैं एक बार पढ़ रहा था, तो वो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और उनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उनके राजनीतिक विचार से अ, नहीं मेल रखते हो, लेकिन उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया और उनके उनकी जिंदगी को थोड़ा सा पढ़ने लायक भी है ना? उन्होंने बहुत मतलब बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की। एक छोटे से गांव से आते हुए प्राथमिक विद्यालय में वो टीचर थे। इस तरीके से अपने आप को खड़ा कर दिए, जहाँ पे कांग्रेस जैसी पार्टी थी, है ना? कि
उस टाइम उनके समय में कांग्रेस जो था वो पूरे भारत पे राज कर रहा था। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। तो जिन लोगों का भी प्रश्न क्या आ रहा है, सी आ रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और गरीबी हटाओ इसी का नारा था, ठीक है, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ जो भी नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना का था? वो पांचवी पंचवर्षीय योजना का ही था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कब? तो 1974 से लेके 1979 तक। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में गत 3 दशकों में जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित के फलस्वरूप हुई। बढ़िया सा प्रश्न, बताइए क्या उत्तर होगा भाई, बताइए। चलिए बता दीजिए भैया। चलिए कि निम्नलिखित में से गत 3 दशकों में जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित के फलस्वरूप हुई है। बढ़िया सा प्रश्न है, गलत नहीं करना है। मृत्यु दर में कमी आई है, कुछ महानुभाव बता रहे हैं कि मृत्यु दर में कमी आई है। अच्छा, आपकी बात तो ठीक है लेकिन फिर भी आप गलत हो गए। कैसे गलत हो गए? मृत्यु दर में एब्सोल्युटली कमी आई है, देयर इज नो डाउट कि मृत्यु दर कम हुआ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पोषक पदार्थ ले रहे हैं, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले ले रहे हैं, हमारे शिक्षा का स्तर थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन जन्म दर हमारा अभी भी कम नहीं हुआ है। जन्म दर में हमारी क्या हो रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई है, सभी लोग अब क्या हो गए? जागरूक हो गए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत कौन दिया था भैया? कमेंट करके बताएंगे क्या आप मुझे? चलिए बताइए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनका ये नहीं कहना था कि वास्तविक मजदूरी दर प्रथमा अनुसार निर्धारित होती है, ये मान्यता उनकी नहीं। उनकी मान्यता ये थी कि जनसंख्या की वृद्धि दर बाह्य निर्धारित तत्व है, रोजगार मजदूरी कोष पे निर्भर करेगा और श्रम विभाजन के आकार पर भी निर्भर करेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। क्यों नहीं बता रहे हैं यार कि विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत किन किन अर्थशास्त्रों को हम शामिल करते हैं? यहाँ पे तो आपको ये वाला भी हिंट मिल गया, आपको ये वाला भी हिंट मिल गया, फिर दिमाग कहाँ पे खोया हुआ है? क्यों नहीं बता रहे कि विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत हम किन किन अर्थशास्त्रियों को रखते हैं? बताना चाहिए, है ना? 2-3 हिंट वहां पे आपको मिल रहा था। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की मान्यता नहीं है? अवसर लागत की बात करें, कौन देते हैं ये सिद्धांत? है बर्लर साहब। ठीक है बर्लर साहब। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा? एडम स्मिथ साहब हो गए, रिकार्डो साहब हो गए। ठीक है, एक और हो जाएंगे, कौन? जेएस मिल साहब। नहीं नहीं, जेएस मिल तो बहुत बाद में आते हैं। ठीक है, हालांकि बात वही करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन से स्थिर प्रतिफल का नियम क्रियाशील होता है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में स्थिर प्रतिफल का नियम क्रियाशील होने की बात नहीं करते हैं ये।
तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है, स्थिर प्रतिफल की बात ये नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2x2 मॉडल इन्हें जाना जाता है, परिवहन लागतें नहीं होती ये बताते हैं, और दोनों देशों में वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है ये भी ये बताते हैं। ठीक है, और प्रत्येक साधन की पूर्ति क्या है? स्थिर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, क्या उत्तर होगा? क्या पूछ रहे हैं कि सर, क्या पूछ रहे हैं कि सर बी नहीं हो सकता है क्या? बी, अगर जो ये पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवहन लागत कहाँ पे आ पाएगा? नहीं आएगा ना। चलिए बताइए। जैसे देखिए बी आप कह रहे हैं तो देख लीजिए, ये कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, और जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर देते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन लागत को कहाँ सम्मिलित करते हैं? तो बी नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा कि प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। प्रदर्शन प्रभाव कौन कौन? कौन कौन? ड्यूजेनबरी साहब, और ड्यूजेनबरी के साथ और कौन आता है? एडम स्मिथ। ड्यूजेनबरी और एडम एडम स्मिथ। प्रदर्शन प्रभाव में क्या कहा गया? कहा गया कि एक जो अल्प विकसित देश के लोग होते हैं, वो विकसित देश के लोगों की लाइफस्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और इस कारण से वो अपने आय का एक बड़ा भाग जो होता है वो व्यय कर देते हैं। इस कारण उनकी बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है, और बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है तो वो कम निवेश करेंगे तो कम आय मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए भैया ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बचत आय अनुपातों में कमी होती है, प्रभावित नहीं करता है। वो तो प्रभावित करता है कि अगर जो आपके पास अगर जो बचत कम होगी तो आप निवेश कम करेंगे, आय कम होगी, ये करता है। पूंजी तकनीकी पूंजी प्रधान तकनीकी के चुनाव के प्रति झुकाव, ठीक है, ये भी करता है कि आपके पास पैसा रहेगा तभी तो जाकर आप पूंजी प्रधान तकनीक ले पाएंगे। आयात और आय अनुपातों में वृद्धि, ये भी बात तो कर, पैसे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण है। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन लागत होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन लागत पाया जाता है। अगर जो नहीं पाया जाता है तो फिर समझ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था सर? लिविंस्कीन साहब ने दिया था। किसने दिया था? लेविंस्कीन साहब ने दिया था। क्या कहा था? कहा था इन्होंने न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में कि जो अल्प विकसित देश हैं, यहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, और ऐसी स्थिति में जब आपकी इनकी आय बहुत कम है तो तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय जब इनकी बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में निवेश क्षमता बहुत कम है। तो निवेश क्षमता कम है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में क्या करना चाहिए? निवेश करना चाहिए, इतना निवेश करना चाहिए कि क्या हो सके कि लोगों की निवेश क्षमता में बेहतर हो सके,
तो उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि मृत्यु दर का कम होना, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण ये है कि लोगों की मृत्यु दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, जब लोगों के पास पैसा हो जाता है, पोषक पदार्थ लेते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लेंगे तो मृत्यु दर कम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विकास की प्रक्रिया में परियोजनाओं के चुनाव में काल श्रेणी का प्रतिपादन किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। और जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सेन साहब की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि विकास प्रक्रिया में परियोजनाओं के चुनाव में काल श्रेणी आधार का प्रतिपादन किया। तो एक सेन साहब, अब काल श्रेणी आधार क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहे तो फिर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच चल रहा है दोस्तों। अलग अलग बैच में अलग अलग मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2500 रुपए है। तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। या अगर जो यहाँ से नहीं डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे, जो नीचे नंबर आ रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भैया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अमर्त्य सेन की बात करें तो तकनीकी चुनाव, हर्षमैन की बात करें असंतुलित विकास, रोस्टो साहब आर्थिक विकास के 5 चरण, गुरनार मेडल असंतुलित विकास। ठीक है, अगला चलिए भैया, लेवेंस्टीन साहब आ गए, बता दीजिए। लेवेंस्टीन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि विकास की गति को मंद करने वाला कारण है और जैसे जैसे आय बढ़ती है व्यक्ति ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं। क्या उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लेवेंस्टीन साहब कहते हैं, अभी हमने देखा था ना, अभी हमने देखा था न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत। लेवेंस्टीन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि विकास की गति को मंद करने वाला कारण है। एब्सोल्युटली ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि अगर जो होती है तो इससे आर्थिक विकास में कमी आएगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो कम होने लगेगा। जैसे जैसे आय बढ़ती है व्यक्ति ज्यादा परिवार का भार वहन कर सकते हैं। नहीं सर, ये नहीं कहते कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी तो व्यक्ति ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आय बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में आपको निवेश करना चाहिए। अगर जो आप ज्यादा बड़े परिवार का भार का वहन करेंगे तो आपकी भी निवेश क्षमता कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर गलत है। अगला, विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत बड़े पैमाने के विकास प्रयासों की मांग करता है और सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में वृहद होते हैं। ये प्रश्न गलत नहीं करना है, बहुत बार बताया हूं, अच्छे अच्छे उदाहरण देके बताया हूं, फिर गलत नहीं करना है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर, ठीक है, विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत बड़े पैमाने के विकास प्रयासों की मांग करता है। प्रबल प्रयास सिद्धांत अर्थात बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके बताइए भैया। रोजेस्टीन रोडान साहब याद आ रहे हैं, क्या कहे थे कि अगर जो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में फंसी हुई है तो ऐसी स्थिति में सरकार को बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली
सब कुछ सुदृढ़ हो सके और एक आम जो मनुष्य है उसकी निवेश क्षमता में वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो ये ठीक है, सभी लोग सी कर रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा लगा कि आप सी बोल रहे हैं कि सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में बृहद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि विकासशील देश एक भारत भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, इनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्षेत्रफल बहुत कम है। ठीक है, तो क्षेत्रफल डजंट मैटर, तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हैरड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप में यदि वास्तविक विकास दर वांछित दर अर्थात जी ए ग्रेटर देन होगा जी डब्ल्यू से, तो इसका परिणाम क्या होगा? चलिए भैया, हैरड डोमर मॉडल पढ़े होंगे तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। जी ए, जी डब्ल्यू और जी एम, ये क्या बोलते हैं? स्वर्णिम युग की बात बोलते हैं, संतुलन की अवस्था बोलते हैं, और कहते हैं कि इसी अवस्था में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या उत्तर हो जाएगा बता दीजिए सर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोग भी अनियंत्रित संतुलन की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि हैरड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप में यदि वास्तविक विकास दर वांछित दर से अधिक होगा तो इसका मतलब यह है कि असंतुलित समृद्धि होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कब किस स्थिति में स्फीति बढ़ेगी, बढ़ती हुई स्फीति किस स्थिति में होती है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से और थोड़ा धैर्य से, है ना, जिंदगी में धैर्य की बहुत जरूरत है। धैर्य नहीं बनाएंगे कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं होगा। बहुत सारे लोग जिंदगी में केवल ये केवल प्लानिंग करते रह जाते हैं कि जिंदगी में सफलता कैसे प्राप्त की जाए। धैर्य बना करके एक जो टारगेट बनाया है उस पर काम करना होता है ना। सफलता सबको चाहिए, लेकिन सफलता पाने के लिए जो त्याग की जरूरत होती है ना, वो त्याग कोई नहीं करना चाहता। इतने सारे लोग आते हैं, क्लास को देखते हैं, बीच से छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, सफलता पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। अगर जो ऐसे ही सफलता मिलने लगे तो सबको नहीं मिल जाएगा ना, फिर क्यों आप विशिष्ट होंगे? विशिष्ट आप तभी होंगे, बेहतर आप तभी होंगे जब आप अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। लोग 2 घंटे की क्लास नहीं कर पाते, 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, दूसरे का स्टेटस देखते हैं, अपना स्टेटस लगाते हैं। और ये फेसबुक और व्हाट्सएप वाले भी ऐसा नाम रख दिए स्टेटस, हमारी स्टेटस ये है। हाँ ठीक है, सड़क पे खड़ा होकर के फोटो खिंचवा के हमारा स्टेटस हमने लगा दिया, हाँ है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा? बढ़िया सा प्रश्न है, मजेदार सा। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं बहुत बहुत सारे लोग, ये के अलावा और कोई? ये सभी लोग बोल रहे हैं कि रेगनर नर्स ने अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास हेतु संतुलित विकास उपागम का तर्क दिया। बिल्कुल ठीक है, रेगनर नर्स साहब ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से निवेश करिए, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। विकासशील देशों में राज्य के निर्देशन में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास हेतु बृहद विकास हेतु संगठित किया जाता है। मतलब हाँ, बृहद विकास हेतु संगठित करने का मतलब यह है कि जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र में समान रूप से आप निवेश करिए। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सत्य है, आर एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला, निम्न पर विचार करिए और विचार करके बताइए। ठीक है, निम्न पे विचार करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जब एडमिशन लेते हैं ना तो 500 बार, मतलब 500 नहीं लेकिन 3-4 बार तो पक्का फोन कर, सर ये सर वो, ये भी रहेगा ना, वो भी रहेगा ना, ऐसे भी रहेगा ना, वैसे भी रहेगा ना, सर टेस्ट रहेगा ना। और एडमिशन जब ले लेते हैं और मैं चेक करता हूँ कि ये स्टूडेंट टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, तो पता चलता है कि उसने टेस्ट दिया ही नहीं। कभी बात होती है, पूछे कितनी क्लास किए, तो सर अभी तो 6 क्लास किए, 7 क्लास किए, 8 क्लास किए, है ना। तो जब आप दूसरे को जज करते हैं तो आप अपने पास ये भी क्षमता रखिए कि आपके पास भी कुछ सामर्थ्य होना चाहिए कि दूसरे को जज कर रहे हैं तो आप भी तो खड़े उतरने चाहिए।
मैं आपको इतनी सारी क्लास दे रहा हूँ, इतना नोट्स दे रहा हूँ, इतना टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न पर विचार करिए। निम्न पे आपको विचार करना है। श्रुति कुमारी जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए, निम्न पे आपको विचार करना है। मानव पूंजी क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से मानव पूंजी विकास में सम्मिलित होते हैं। मानव पूंजी का विकास का मतलब क्या होगा कि कार्यशील जनसंख्या जो है वो अधिक दक्ष हो कार्य करने के लिए, अर्थात जो लोग क्या हो, सॉरी कार्यशील नहीं, पूरी जनसंख्या को लेंगे, अर्थात जो लोग मतलब जो लोग हैं, मतलब जो हमारे देश की जो जनसंख्या है उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि हो, वो कार्य कुशल हो, ताकि जब वो कार्य कुशल होंगे उत्पादन करेंगे तो वो अधिकतम उत्पादन कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास में सुधार। जब आप अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उत्पादन करना है। स्वस्थ रहेंगे तभी तो सोचेंगे, अगर जो आवास घर रहेगा तभी तो सोचेंगे, सड़क पर बैठ के थोड़ी सोचेंगे। अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास होना, बिल्कुल ठीक है। अधिक उत्पादक क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें श्रमिक जाए तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। और सामाजिक संरचना में अगर जो सुधार किया जाए, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी एक ये बोल रहे हैं, 2, 3 और 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य है। गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे हमारा अच्छा नहीं होगा। भैया, आप जब युद्ध में उतरेंगे ही नहीं, युद्ध मैदान में उतरेंगे ही नहीं, तो आप जीतेंगे कैसे? बहुत सारे लोग टेस्ट देते ही नहीं है। वो सोचते हैं यार हमसे गलत हो जाएगा। अरे भाई, 125 प्रश्न उसमें दिया गया है ना, 50 प्रश्न ठीक कर पाएंगे, नहीं 50, 20 प्रश्न ठीक कर पाएंगे, लेकिन 20 ठीक करिए, अगले वाले में थोड़ा और ठीक करिए, थोड़ा सा देखिए कि आपका कहाँ से प्रश्न गलत हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, जब टेस्ट दीजिए तो देखिए कि प्रश्न गलत कहाँ से हो रहा है, और जो गलत जहाँ जिस टॉपिक से गलत हो रहा है उस टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़िए, फिर अगले टेस्ट में जाइए उसको ठीक करिए, फिर अगले टेस्ट देखिए कहाँ गलतियां हो रही है। अगर जो एक भी प्रश्न नहीं हो रहा है ना, तो भी एक टॉपिक को लेकर के टेस्ट दिया करिए, पढ़ा करिए, सब कुछ ठीक होगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिना युद्ध में लड़े सफलता मिलने वाली नहीं है ना। अगला प्रश्न ये रहा कि गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और एप्लीकेशन पे 20 तारीख से सभी लाइव क्लासेस होने वाली है, मतलब उत्तराखंड की यूजीसी नेट की और असिस्टेंट प्रोफेसर की 20 तारीख से लाइव क्लास होने वाली है ना। चलिए, कि मौद्रिक नीति को निर्धारित नियम के अनुसार चलाना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार। ये विचार किस अर्थशास्त्री का है? क्या उत्तर होगा भैया? क्या उत्तर होगा, बताएंगे आप कि मैं बता दूं? आप बता दीजिए, अच्छा लगेगा। ये सारे लोग सी सी कर रहे हैं, ये प्रश्न तीखा है क्या? क्यों सी सी कर रहे हैं, है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि मौद्रिक नीति को निर्धारित नियम के अनुसार चलाना चाहिए, ना कि विवेक के अनुसार। ये बात हमारे मिल्टन फ्रीडमैन साहब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है कि जो मौद्रिक नीति होती है इसका निर्धारण नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न किया जाए तो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ठीक है,
इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। लाइक शेयर जो लोग नहीं किए क्यों नहीं करते हैं भैया, लाइक शेयर किया करिए सभी लोग से। वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है यूट्यूब पे मेरे द्वारा, तब तक होगी जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आप भी उतना प्रयास करिए, जरूर सिलेक्शन मिलेगा। कहीं भी इधर उधर से कुछ नहीं कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्टसन साहब कहाँ हैं? यहाँ पे, ठीक है। तो डी एच रॉबर्टसन, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और बात तो सही कहा इन्होंने, बहुत अच्छी बात कही कि मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न किया जाए तो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाएगा। तो ये किस अर्थशास्त्री ने कहा था? रॉबर्टसन साहब ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए, ये विचार किसने दिया? ठीक है, क्या उत्तर होगा भैया? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? फ्रीडमैन साहब कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल ठीक है। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। तो भैया, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा का मांग का सिद्धांत भी तो कहा जाता है फ्रीडमैन का। फिर इस प्रश्न को गलत कैसे कर सकते हैं? ये भी तो प्रश्न पूछा जाता है ना कि इसमें से मुद्रा के मांग का मुद्रा के सॉरी मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो फ्रीडमैन साहब का है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे मुद्रा के मांग का भी के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न कोई भी नहीं है, बट कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की आपकी जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। वहां पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप नोट्स को बार बार पढ़िए। और इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ ये समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलता नहीं है या मिल भी जाता है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स दिया जा रहा है। आपको वहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपके लिए अगर जो इन सारी चीजों को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हमारे जो बैचेज चल रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रहे हैं, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, उत्तराखंड लेक्चरर का बैच नया प्रारंभ हो गया है, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर यूजीसी नेट के अलग अलग बैचेज चल रहे हैं। सारे बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। अगर जो आप एक बार फीस पेमेंट करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे इस वैकेंसी में, आने वाली अगली वैकेंसियों में, जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन फीस मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप फीस पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं या आप चाहे तो डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट वहां से भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी आपके पास होगी तो इस नंबर पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। देखिए दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी ये है ना, ये जानना कि भाई पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पढ़ते तो है, 10 पन्ने की थियरी पढ़ ले गए, लेकिन वहां से आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। केवल थियरी पढ़ना या केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना
जरूरी नहीं है। आइडियल तरीके से आपको थियरी पढ़ना है, कहाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है ये भी जानना जरूरी है, और प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी जानना जरूरी है। समय समय पे इवेल्युएशन करना भी जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब आप लोग का नाम मैं पढ़ नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि 9 बजने वाला है और आप लोग की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नया उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार, धन्यवाद।